वेरी गुड मॉर्निंग। और आज की जो हमारी वीडियो है वो आनुवंशिकी पर आधारित है। तो इस टॉपिक पर पूरा जो हम इस एक वीडियो के माध्यम से हम पूरा कवर करने वाले हैं। काफ़ी सारे प्रश्न आते हैं बोर्ड क्लास में भी, और जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनमें भी इनमें से काफ़ी सारे प्रश्न आते हैं। तो उसी को देखते हुए ये वीडियो बनाई गई है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आनुवंशिकी होता क्या है, यानी आनुवंशिकी का अर्थ क्या है। यह तो होता है कि जीनों का विज्ञान, यानी कि आनुवंशिकी है वो जीनों का विज्ञान है, और जीन पाए जाते हैं हमारे गुणसूत्रों के ऊपर, तथा यह बताता है कि गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे स्थानांतरित होते हैं। यानी कि जो हमारे अंदर जो लक्षण आते हैं वो आते हैं माता पिता से, तो उन माता पिता से उन लक्षणों को लेकर के जो आते हैं वो जीन आते हैं। इस पूरे का जो अध्ययन किया जाता है वो आनुवंशिकी के अंदर किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं कि आनुवंशिकी के अंतर्गत जीवों में होने वाली आनुवंशिकताएं, यानी कि माता पिता के गुणों को जो है संतानों में आना, और जीवों में जो विभिन्नताएं होती है, जो भी उनके गुण हैं वो तो आते ही आते हैं, लेकिन उनमें कुछ विभिन्नताएं भी होती हैं। इन सब का जो अध्ययन किया जाता है वो किया जाता है आनुवंशिकी पर। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि ये जीन है, गुणसूत्र है, पाए कहाँ जाते हैं। तो आपने देखा होगा कि हम लोग बहुकोशिकीय हैं, लेकिन हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है, और कोशिका के अंदर एक केंद्रक होता है और उसमें पाया जाता है कोशिका द्रव। तो देखो यहाँ पर एक सेल है, इसमें ये आपका है एक केंद्रक। जब अपन इसको जूम करते हैं, जूम करने के बाद आपको संरचना इस प्रकार से दिखाई देगी। इसके बीच में ये क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, अगर हम एक क्रोमोसोम को थोड़ा बड़ा करके देखें तो इसका स्ट्रक्चर आपको इस प्रकार से दिखाई देगा। ये आपके क्रोमोसोम है, ये आपका केंद्रक है। अगर इसका थोड़ा सा अपन इसको और अगर जूम करें तो स्ट्रक्चर इसका इस प्रकार से बनेगा, ये आपका डीएनए। और अगर इसको थोड़े से भाग को अपन और जूम करके देखें तो ये आपको जो स्ट्रक्चर है इस प्रकार दिखाई देगा, और इसके ऊपर ये जीन पाए जाते हैं। यानी कि इतना तो हो हमें मालूम हुआ कि जीन जो है गुणसूत्रों के ऊपर पाए जाते हैं, और जो कि हमारे आनुवंशिक गुणों के भाग होते हैं। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है वो ये होता है इनसाइड द सेल, यानी कोशिका के अंदर की जो जो संरचना है वो इस प्रकार से होती है क्रोमोसोम के अंदर। ठीक है, अब आता है जेनेटिक्स। यानी जेनेटिक्स शब्द का जो सबसे पहले जो प्रयोग किया था वो किया था वाटसन ने, यानी सबसे पहला जो नाम दिया था वो दिया था वाटसन ने। लेकिन जो इसका जो अध्ययन किया था जेनेटिक्स का वो किया था ग्रेगर जॉन मेंडल ने। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था वाटसन ने। जेनेटिक्स से संबंधित पहला अध्ययन ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था, और इनके इनके अनुसार जीवों में होने वाले एक लक्षण को नियंत्रित करने के लिए वन पेयर फैक्टर की जरूरत होती है, जो क्रमशः माता पिता से आते हैं। ठीक है, इसके बाद है ग्रेगर जॉन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, यानी आनुवंशिकता के जनक कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को। इसके बाद लेकिन ये जो अभी मॉडर्न जो है वो बोलते हैं टी.एच. मार्गेन को, यानी कि फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स है, और उनको बोला जाता है टी.एच. मार्गेन को। ग्रेगर जॉन मेंडल तो वो अनुवंशिक के भाई अनुवंशिकता के जनक हैं, लेकिन जो मॉडर्न जो है वो है जनक वो टी.एच. मार्गेन। अब आते हैं यौन प्रजनन में। यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान अपने जीन का आधा हिस्सा होता है। मतलब अगर मेल एंड फीमेल जब आपस में क्रॉस करते हैं तो आधा आधा योगदान होता है, आधा होता है मेल का और आधा होता है फीमेल का। कैसे होता है वो आपको इस आरेख के द्वारा समझाएंगे। तो आपको मालूम है कि मनुष्यों में 46 गुणसूत्र होते हैं। मतलब कुल मिलाकर के जोड़े होते हैं 23, मतलब 46 है जोड़ो। जीन जो पाए थे वो पाए थे पेयर के अंदर, जोड़ों में। तो आपको ये तो एक हो गया कि मनुष्यों में 46 गुण होते हैं, लेकिन जोड़े होते हैं 23। 23 जोड़ों में 22 जोड़े मेल एंड फीमेल में सेम होते हैं, लेकिन 23वां जो जोड़ा होता है वो लिंग निर्धारण का होता है। मेरी बात समझ आ रही है? यानी जैसे कि मेल में होंगे 46, फीमेल में होंगे आपके 46, लेकिन जोड़े होंगे 23, क्योंकि 2 का एक जोड़ा होता है।
तो 22 जो जोड़े होते हैं मेल एंड फीमेल में सेम होते हैं, और 22 में जो 22 है वो केवल शरीर का स्ट्रक्चर बनाते हैं, लेकिन मेल एंड फीमेल जो बनना है वो 23वां जोड़ा उसका योगदान होता है। तो मैंने यहाँ पर देखो लिखा भी है कि मनुष्य में 46 गुण होते हैं। इनको इसके दोनों भाग है जो अभी मैं आपसे कह रहा था। एक तो होता है ऑटोसोम, एक होता है सेक्स क्रोमोसोम। यानी कि 44 जो क्रोमोसोम होते हैं उनका काम होता है यह शरीर के निर्माण में सहायक होते हैं। मैंने कहा ना 46, तो 46 के बन गए जोड़े 23, दो दो के, तो 22 जोड़े तो केवल शरीर के निर्माण में सहायक होते हैं, लेकिन जो सेक्स क्रोमोसोम होता है वो आपका 23वां होता है ना। और यह मनुष्य में लिंग निर्धारण का कार्य करता है, वो मेल का भी और फीमेल का, यानी मेल और फीमेल का जो 23वां जोड़ा है वो लिंग निर्धारण करेगा बेबी का या फिर बच्चे का। तो कैसे होता है उसको मैं एक चित्र के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ। सपोज़ करो कि ये एक मेल है, ये एक फीमेल है, इन दोनों का विवाह होता है। तो मैंने कहा कि इसमें भी 46 होंगे, इसमें 46 होंगे, तो 44 प्लस XY यानी कि 44 और ये 45 46, ये 46 हो गए। इसमें ये 23वां जोड़ा होगा, यानी कि ये आपके 22 जोड़े ही हो गए, तो 23 जोड़े हो गए ना, यानी दो दो का। इसके बाद फीमेल में आते हैं तो 44 तो सेम होते हैं, देखो इसके 44 पूरे सेम होते हैं। इसका जो जोड़ा होगा 23वां वो होता है XX, लेकिन जो मेल होता है उसमें 23वां जोड़ा होता है XY। यानी कि कहने का अर्थ ये हो गया कि मतलब लड़का या लड़की होने का जो उत्तरदायित्व है वो मेल का होता है। मतलब फीमेल में तो दोनों सेम होते हैं, XX ये होगा जोड़ा 23वां, लेकिन जो मेल का जो 23वां जोड़ा होता है उसमें XY होते हैं जीन्स, ठीक है, यानी वो होते हैं गुणसूत्र। लिंग निर्धारण जो है वो मेल के गुणसूत्र के द्वारा ही होता है, ठीक है। तो मैंने अभी आपको ये बताया, देखो 22 ये हो गए, सॉरी 44 45 46, 44 45 46। देखो अब ये 22 यानी कि अगर जोड़े बनाए तो 22 जोड़े बनेंगे, तो 22 और 22 दोनों सेम जोड़े हैं, लेकिन 23वां जोड़ा देखो अलग अलग है। यही लिंग निर्धारण का कार्य करता है, ठीक है। जब इनमें आपस में क्रॉस होता है तो क्रॉस होने के बाद अर्धसूत्री विभाजन होगा। यहाँ पे हो जाएगा अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन से अर्थ हो गया कि ये डिवाइडेशन हो जाएगा। ये 44 है तो 22 यहाँ हो गए, ये 23वां आ गया, और 22 और 23 यानी कि 23 23 आधे आधे हो जाएंगे। अर्धसूत्री में आता है आधे बटना, क्योंकि यहाँ पे कितने थे 46, तो 46 के आधे हो गए 22 प्लस X, 22 प्लस Y 23 23। इसी प्रकार से फीमेल में भी आपका 22 प्लस X 22 प्लस X, तो ये है ना 44, तो 22 यहाँ पे हो गया, एक यहाँ से आ गया, तो ये हो गया 23, 22 एक 23, 22 यहाँ पे आएंगे और एक यहाँ से आएगा। ये दोनों में बेटा जो फीमेल है उसमें जो 23वां जोड़ा दोनों सेम होते हैं, लेकिन मेल में जो 23 जोड़ा है वो XY होता है, और वही लिंग निर्धारण का कार्य करता है। अब ये जो बने हैं ना ये बेटा युग्मक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे युग्मक। अब क्या होगा, अब ये वाला जो पेयर है अगर मान के चलो कि फीमेल के इस पेयर से संपर्क करता है, तो यहाँ पर देखो 46 बन जाएंगे। कैसे बन जाएंगे? 22 और 22 हो गए 44, और X और X, ये आपका एक बच्चा पैदा होगा। अभी कौन सा होगा बताएंगे बाद में। फिर ये वाला युग्मक जो है इस वाले पेयर से संपर्क करेगा, तो 22 और 22 44, और यहाँ पर X और Y, ठीक है। ये सॉरी ये वाला लिया मैंने, ये वाला, ठीक है। तो 22 44 प्लस XY। अब इसका नंबर आएगा, पहले ये संपर्क करेगा इससे, तो देखो 22 22 44 हो गए, और X और Y, ठीक है। फिर यही संपर्क करता है आपका इस वाले से, तो 22 22 44, और ये X और Y। अब देखो अगर 23वां जोड़ा दोनों में सेम है, देखो यहाँ पर जोड़ा 23वां सेम है XX, यहाँ भी जोड़ा 23वां सेम है, तो ये जो होगी ये लड़कियाँ होंगी दोनों, ये वाली ये वाली। यहाँ देखो अगर 23वां जोड़ा अलग अलग है, यहाँ पर XY है, यहाँ भी देखो 23वां जोड़ा XY है, तो ये दोनों बेटा लड़के होंगे,
है ना। तो इसका अर्थ ये होगा कि लिंग निर्धारण का कार्य जो है 23वां जोड़े के द्वारा होता है, वो होता है मेल के द्वारा। फीमेल में तो 23 जोड़े दोनों सेम होते हैं, लेकिन जो मेल है उसमें जोड़ा 23वां वो XY होता है। तो अगर इनके संतानें पैदा होती हैं तो आपकी 2 लड़कियां होंगी, 2 लड़के होंगे। ये आपकी जो पीढ़ी कहलाएगी, ये कहलाएगी पीढ़ी नंबर 1, यानी पहली पीढ़ी कहलाएगी, ये F1 पीढ़ी कहलाएगी। तो इस प्रकार से इनका लिंग निर्धारण होता है। ठीक है, चलिए अब अपन आते हैं जेनेटिक्स पे वापस, अनुवांशिकी पर, और मेंडल द्वारा जो प्रयोग किए गए थे उसके ऊपर अभी अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे का चयन किया और इसका जो वनस्पति नाम है वो होता है पायसम सटाइपम। कई बार छोटे जो होते हैं, परीक्षाएं होती हैं अर्धवार्षिक लेवल में या फिर कंपटीशन एग्जाम्स में, तो वहाँ पर मटर के पौधे का वनस्पति नाम पूछ लेते हैं और वो होता है पायसम सटाइपम। तो ये एक प्रश्न है, तो उसको याद करना है। अब प्रश्न खड़ा ये होता है कि मेंडल ने इतने सारे पौधे तो थे, तो मटर के पौधे को ही क्यों लिया। इसकी कुछ विशेषता हैं, उसके आधार पर उन्होंने मटर के पौधे को लिया। इसका पहला कारण क्या था कि जो मटर का पौधा है वो छोटा होता है, 3 से 4 माह का ही होता है इसके, है ना। और कोशिकाओं के माध्यम से नए पौधे को उगाना टिश्यू कल्चर कहलाता है। यानी कि वैसे तो बीज के द्वारा भी मटर के पौधे बनते हैं, लेकिन अगर अपन एक कोशिका का सारा लेकर के हम पौधे उगा सकते हैं, इस जो विधि है इसको टिश्यू कल्चर कहते हैं। तो ये कुछ ऐसे कारण थे जिनके द्वारा उन्होंने मटर के पौधे का चयन किया। ठीक है, अब आता है कि मेंडल ने मटर के पौधे का अध्ययन में 2 प्रकार के प्रयोग किए थे। एक तो किया था उन्होंने एकल संकरण और दूसरा किया था उन्होंने द्विसंकरण पर। मेंडल है उन्होंने 34 प्रयोग करे थे, लेकिन उसमें 7 प्रयोग उनके सक्सेस हुए थे, जो आज तक हमारे साइंस में चलते आ रहे हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है कि कुछ टेक्निकल शब्द हैं जो मैं आपको क्लियर करूं। एक तो होता है लक्षण प्रारूप, एक होता है जीन प्रारूप। ये है आपका जीन प्रारूप, हिंदी में इसको बोलते हैं जीनोटाइप्स, और ये है आपका लक्षण प्रारूप, फोनोटाइप्स। अब इसका अर्थ क्या है, यानी कि जीन प्रारूप होते हैं कि वे लक्षण जो बाहर से नहीं देखे जा सकते, उनको बोलते हैं अपन जीन प्रारूप। इसके बाद जो लक्षण हम बाहर से देख सकते हैं, है ना, वैसे लक्षण जो बाहर से देखे जा सकते हैं उनको बोलते हैं फोनोटाइप्स। ठीक है, तो एक तो होता है आपका जीन प्रारूप, एक होता है लक्षण प्रारूप। तो ये आपको देखना है, जीन प्रारूप जो है कभी भी बाहर से देखना उनको संभव नहीं है, वो केवल अंदर से देख सकते हैं। लेकिन जो लक्षण प्रारूप है वो हम बाहर से उनको देख सकते हैं। तो ये 2 चीज शब्द हैं जो बार बार आपको आएंगे, काम आपको याद रखना है। लक्षण प्रारूप, जीन प्रारूप, जीन प्रारूप, लक्षण प्रारूप, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब हम लेते हैं एकल संकरण का नियम, मेंडल का एकल संकरण का नियम। एकल संकरण, एक यानी एक ही लक्षण को लेकर के उन्होंने प्रयोग करा, यानी क्रॉस करवाया, उसके ऊपर है एकल संकरण। उन्होंने क्या है, इसमें केवल एक लक्षण लिए थे मटर के पौधे में। जब एक ही लक्षण के 2 भिन्न पौधों के बीच क्रॉस कराया जाता है तो उसको एकल संकरण कहते हैं। यानी कि जो है लक्षण एक होगा और 2 पौधे होंगे, तो उनके लक्षण जो हैं उनको लेकर के जो क्रॉस कराया जाता है उसको बोलते हैं एकल संकरण। तो जब एक ही लक्षण के 2 भिन्न पौधे के बीच क्रॉस कराया जाता है तो उसे बोलते हैं एकल संकरण। तो एकल संकरण का नियम उन्होंने जो ग्रेगर जॉन मेंडल का था वो क्या था, उन्होंने बेटा 2 प्रकार के लिए थे पौधे। एक तो लिया था प्लांट जो कि लंबा था, और दूसरा लिया था जो बौना था। ठीक है, ये तो था आपका लंबा पौधा, ये था आपका बौना पौधा। लंबा जो पौधा है उसका जीन प्रारूप था TT, यानी कि देखो दोनों कैपिटल में, और आपको मैंने अभी कहा कि ये जीन थे पेयर्स के अंदर। ये जो बौना पौधा है इसका जो लक्षण प्रारूप था स्मॉल टी। ठीक है, अब जब बेटा इनके मध्य क्रॉस कराया जाता है यानी संकरण कराया जाता है तो इनमें अर्धसूत्री विभाजन होगा। तो यहाँ पे आपको लिखना है अर्धसूत्री विभाजन।
अर्धसूत्री विभाजन होने के बाद ये जो जीन है आधे आधे बढ़ जाते हैं। ये देखो आधे आधे बढ़ गए, इनको बोलते हैं युग्मक। क्या बोलेंगे इनको? युग्मक। ठीक है, दो थे आधे बढ़ गए, ये कैपिटल, ये लंबा लंबा बोना बोना, तो बोना है उसको स्मॉल टी से, लंबा है उसको कैपिटल टी से। अगर इसका संपर्क इस वाले जीन से होता है तो आपका ये टी बड़ा और छोटा टी। अगर इससे ना हो, अगर इससे हो जाए तो वही कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका नंबर आएगा। पहले ये इससे होगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसका इससे होगा तो कैपिटल स्मॉल टी। तो इसका अर्थ ये हो गया कि इसमें जितने भी पौधे बने 100% लंबे थे। अब प्रश्न खड़ा होता है ये लंबे क्यों हैं? क्योंकि आपको मालूम है दो प्रकार के लक्षण होते हैं, एक तो होता है अप्रभावी, एक प्रभावी। अब इसमें देखो, इस पौधे में जो है जीन जो प्रारूप है कैपिटल टी स्मॉल टी, लेकिन ये जो टी है कैपिटल वाला, ये है प्रभावी लक्षण, यानी इसने अपने प्रभाव छोड़ा F1 पीढ़ी में, ये आपकी F1 पीढ़ी में कहलाएगा। स्मॉल टी है ये अप्रभावी है, अर्थात इसके लक्षण प्रकट नहीं हुए, लेकिन अगली पीढ़ी में प्रकट होंगे। तो इसमें जो कैपिटल टी है वो है आपका प्रभावी लक्षण, जो स्मॉल टी है वो है आपका अप्रभावी लक्षण। इसलिए F1 पीढ़ी में जितने भी पौधे होंगे वो 100% टाल होंगे, यानी लंबे होंगे। लेकिन अगर हम देखें तो सारे अशुद्ध है, ये सारे ये हैं अशुद्ध लंबे। अब अशुद्ध लंबे क्यों हैं? कि देखो इसमें सेम जीन नहीं है, ये कैपिटल है स्मॉल है, कैपिटल स्मॉल है, कैपिटल स्मॉल है, कैपिटल स्मॉल है, तो ये जो कहलाएंगे ये अशुद्ध कहलाएंगे। ये सारे पौधे अशुद्ध लंबे कहलाएंगे। अशुद्ध क्यों है? क्योंकि देखो यहाँ शुद्ध था, लेकिन यहाँ पर देखो टी तो है, स्मॉल टी भी है, लेकिन ये है प्रभावी लक्षण, ये है अप्रभावी। इस कारण से इसने कैपिटल टी ने इस छोटे वाले टी के लक्षणों को प्रकट ही नहीं होने दिया। लेकिन ये जो स्मॉल टी है इसका जो फैक्टर है वो अगली पीढ़ी में दिखाई देगा। फिर उन्होंने क्या करा, F2 पीढ़ी प्राप्त करने के लिए, मेंडल ने F2 पीढ़ी प्राप्त करने के लिए एक पौधा ये ले लिया, एक पौधा ये ले लिया। देखो यहाँ पर आपका हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी, ये कहलाएगा जीन प्रारूप। क्या कहलाएगा? ये जीन प्रारूप। और ये F2 पीढ़ी यहाँ प्राप्त करेंगे। यहाँ पर भी जब अपने क्रॉस कराया तो यहाँ पर भी अर्धसूत्री विभाजन हुआ, ये आधे आधे बट गए, आधे बट गए। ठीक है, अब इनमें जब अपन ये जो अगर ये वाला जो टी है अगर ये स्मॉल टी से अगर संपर्क करता है तो दोनों जो हैं वो हो जाएंगे कैपिटल, ये शुद्ध लंबा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका शुद्ध लंबा। ठीक है, अगर इसका संपर्क इससे होता है तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ये प्रभावी, ये अप्रभावी। लंबा इससे छोटे वाले का होगा बड़े वाले से, तो बड़ा पहले स्मॉल छोटा, ये भी लंबा होगा। लेकिन ये और ये अशुद्ध होंगे, अशुद्ध लंबे होंगे, लंबे तो होंगे लेकिन ये होंगे अशुद्ध लंबे। ठीक है, और इस टी का स्मॉल टी का अगर इससे होता है तो ये जो पौधा बनेगा बोना बनेगा, ये कहलाएगा शुद्ध बोना। क्यों कहलाएगा? क्योंकि इसमें दोनों स्मॉल लेटर हैं। ये कहलाएगा आपको शुद्ध लंबा, शुद्ध लंबा। ठीक है, समझ में आई मेरी बात? अब देखो भाई, हम क्या करेंगे, इनके लक्षण प्रारूप जीन प्रारूप निकालेंगे। लक्षण प्रारूप कहते हैं जो बाहर से देख करके हम बताएं। तो बाहर से अगर देख के बताएं तो बेटा ये वाले पौधे लंबे हैं, ये लंबा, ये लंबा, लंबा, तो 1 2 3, तो 3 का अनुपात आ गया, और एक बच गया ये बोना, ये स्मॉल है, तो यहाँ पर बन जाएगा जीन, जो जीन लक्षण प्रारूप है, सॉरी हाँ लक्षण प्रारूप बन जाएगा 3:1। अगर जीन प्रारूप देखें तो जीन प्रारूप में देखो ये एक ही पौधा है जो जिसमें जीन दोनों सेम है, शुद्ध लंबा, तो ये 1 हो जाएगा। फिर अनुपात, ये और ये देखो दोनों सेम है, तो 1 और 1 कितने हो गए? 2, तो ये हो गए 2। फिर बच गया अपने पास स्मॉल, ये बोना, तो वो 1। तो जीन प्रारूप हो जाएगा 1:2:1, और लक्षण प्रारूप हो जाएगा 3:1। ये थोड़ा याद कर लेना, आते हैं एग्जाम में। इसके बाद आते हैं मेंडल का द्विसंकर संकरण नियम। इसने
इसमें उन्होंने क्या है 2 प्रकार के लक्षणों को लेकर के एक्सपेरिमेंट करा। तो इसमें क्या है, मेंडल ने द्विसंकर के लिए 2 लक्षणों को लिया। लक्षण जो थे उनका क्या अध्ययन था कि या एक तो है पौधा लंबा हो और फूलों का रंग, इन 2 पर उन्होंने वो किए। तो इन्होंने यहाँ पर भी 2 प्रकार के पौधे लिए। पौधा लंबा था लेकिन इसका फूल लाल था, देखो 2 लक्षण हो गए। दूसरा पौधा बौना था, इसके फूल सफ़ेद थे। ठीक है, तो 2 लक्षण हो गए, लंबा लाल, बौना सफ़ेद। ये बेटा जीन प्रारूप है, ये लंबे वाले का है, छोटे वाले का। तो लंबा जो पौधा है इसको अपन लिखते हैं कैपिटल टी से, और लाल फूल है तो उसका RR ले लिया मैंने, रेड। यहाँ पे आ जाओ, ये आपका बौना पौधा है तो इसका स्मॉल टी ये कहलाएगा आपका जीन प्रारूप, है ना। और इसके बाद जो सफ़ेद है उसे कहलाएंगे RR से। तो ये जीन प्रारूप हो गया, और जीन प्रारूप हो गया यहाँ पर कैपिटल टी कैपिटल R कैपिटल R, ये जीन प्रारूप हो गया। इसी प्रकार से इसका भी लेंगे, स्मॉल टी स्मॉल R। ठीक है, समझ आ रही है। तो अब इन्होंने क्या करा, इन दोनों के मध्य क्रॉसिंग करवाया। क्रॉसिंग जब करवाया तो इसमें क्या हुआ, आधे आधे बट गए। कैपिटल एक टी एक आर, फिर एक टी एक आर। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ भी आधा बटेगा, एक स्मॉल टी स्मॉल आर। इन्हें बोलेंगे अपनी युग्मक, जो मैंने अभी बताया। यहाँ पर देखो, इसका संपर्क पहली बार इससे हुआ तो कैपिटल स्मॉल। ठीक है, तो ये जो होगा पौधा, ये होगा आपका लंबा और लाल। यहाँ भी देखो, इसका संपर्क इससे हुआ तो पहले कैपिटल आएगा, फिर स्मॉल आएगा, फिर कैपिटल R स्मॉल R। ये भी बेटा लंबा ही होगा, ये होगा लंबा और लाल। इसमें जो T है वो है प्रभावी लक्षण, और बड़ा R है वो भी प्रभावी लक्षण है। तो इन्होंने क्या करा कि इस वाले जो प्लांट है इसके लक्षणों को प्रकट नहीं होने दिया, क्योंकि ये लक्षण है आपके प्रभावी। सब में देखो आपका जो बनेगा, सारे बनेंगे, सभी पौधे लंबे होंगे, उनके फूल लाल होंगे। लंबा कैपिटल, लंबा कैपिटल। तो ये सारे पौधे लंबे होंगे और इनके फूलों का रंग लाल होगा। इसमें इस वाले जो लक्षण है वो प्रकट नहीं हुए, इसके लक्षण हो गए प्रकट, लेकिन सारे जितने भी होंगे ये अशुद्ध लंबे होंगे। अशुद्ध क्यों है, क्योंकि इसमें एक जीन इस वाला भी का भी मौजूद है, इसलिए अशुद्ध होंगे। जैसे यहाँ पर देखो सेम थे ना, तो यहाँ पर ये शुद्ध कहलाएंगे लक्षण। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, इससे F2 पीढ़ी प्राप्त करेंगे। ये आपकी पीढ़ी होगी F1। तो F2 पीढ़ी प्राप्त करने के लिए हम इसका सारा लेंगे, इसका कोई से भी 2 पौधे लेंगे अपन। ठीक है, तो देखो जो पहली पीढ़ी है इसका लिया मैंने ये प्लांट। इसमें देखो ये इसका जीन प्रारूप है, एक पौधा और ले लिया, ये भी जीन प्रारूप, दोनों सेम है। इनसे अपन संकरण करवाएंगे, या फिर कोई से भी 2 पौधे लेने अपन, ये वाला। ठीक है, तो कैपिटल टी कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल टी कैपिटल R स्मॉल r। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक पौधा है, इसका जो जीन प्रारूप है F2 पीढ़ी प्राप्त करेंगे अपन, कैपिटल स्मॉल। यहाँ पे आ जाओ, अगला पौधा है आपका कैपिटल स्मॉल। अब देखो इसके बनेंगे 4 फैक्टर, कैपिटल बड़ा टी बड़ा R, फिर बड़ा टी छोटा r, फिर छोटा टी बड़ा R, फिर छोटा टी छोटा r। ये आ जाएगा। ठीक है, देखो इसका संपर्क इससे हुआ, दोनों कैपिटल दोनों R, यहाँ पे आ गया। इसका संपर्क इससे किया, दोनों कैपिटल स्मॉल, आ गया। इसका संपर्क इससे किया, कैपिटल स्मॉल दोनों कैपिटल। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, कैपिटल स्मॉल और कैपिटल स्मॉल। ठीक है, समझ आ रहा है। अब इसका नंबर आएगा इससे, देखो पहले लिखोगे आप कैपिटल, तो कैपिटल टी कैपिटल R स्मॉल r। यहाँ पे आ जाओ,
दोनों टी कैपिटल, दोनों आर स्मॉल। ठीक है, यहाँ पे आओ, कैपिटल 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 स्मॉल और कैपिटल स्मॉल, यानी कि आर चाहे बड़ा हो तो वो भी आगे लेना है। यहाँ पे आ जाओ, कैपिटल स्मॉल, दोनों कैपिटल दोनों स्मॉल। ठीक है, इसका संपर्क इससे करो, कैपिटल स्मॉल दोनों कैपिटल आर, कैपिटल स्मॉल और बड़ा आर छोटा आर। यहाँ पे आ जाओ, दोनों टी कम, दोनों टी टी टी, बड़ा आर बड़ा आर, दोनों टी सेम और बड़ा आर छोटा आर। यहाँ पे आ गया। चौथे का लो, इसका संपर्क इससे किया, कैपिटल स्मॉल और फिर कैपिटल स्मॉल, ये आ गया, कैपिटल स्मॉल और स्मॉल स्मॉल, यहाँ पे आ गया, दोनों टी स्मॉल, बड़ा आर छोटा आर। यहाँ देखो, दोनों टी देखो और दोनों आर स्मॉल लेटर में। ठीक है, अब देखो ये बनेगा लाल, लंबा लाल, क्योंकि ये प्रभावी लंबा लाल, लंबा लाल क्योंकि टी है जो कैपिटल टी है ये प्रभावी है और कैपिटल आर प्रभावी है। देखो लंबा लाल, लंबा लाल, लंबा लाल, क्योंकि देखो ये प्रभावी है अप्रभावी, लंबा लाल, लंबा और सफ़ेद, पौधा लंबा होगा लेकिन फूल कैसे होंगे, सफ़ेद, क्योंकि आर आ गया, लंबा और फिर लाल, लंबा और सफ़ेद, लंबा सफ़ेद, लंबा टी और स्मॉल छोटा तो सफ़ेद। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ देखो लंबा और लाल, क्योंकि टी बड़ा है बड़ा आर है, अगर एक आर आ जाए तो वो आप लंबे गिनोगे, लंबा लाल, बोना लाल, बोना लाल, क्योंकि ये टी दोनों स्मॉल है तो बोना हो जाएगा और ये दोनों आर कैपिटल तो लाल हो जाएगा। यहाँ पर देखो लंबा और लाल, सॉरी बोना लाल, दोनों टी है ना तो बोना लाल। फोर्थ नंबर पे आओ, लंबा लाल, लंबा और सफ़ेद, बोना लाल और बोना और सफ़ेद। ठीक है, अब इनका लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप। लक्षण प्रारूप देखो, ये बनेगा आपका, एक तो बनेगा लाल, सॉरी लंबा और लाल, दूसरा बनेगा लंबा सफ़ेद, तीसरा बनेगा बोना लाल और चौथा बनेगा बोना सफ़ेद। हम क्या निकालने, लक्षण प्रारूप। लक्षण देखो बाहर से देख करके, लाल, लंबा लाल देखो 9 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो 9 तो होंगे लंबे और लाल। अब लंबा सफ़ेद होंगे 3, लंबा सफ़ेद देखो, लंबा सफ़ेद 1, लंबा सफ़ेद 2 और लंबा सफ़ेद 3, तो ये हो गया 3। अब आएगा बोना और लाल, तो बोना देखो दोनों स्मॉल, तो यहाँ तो बोने आगे है ही नहीं, तो बोना ये रहा, तो एक तो हो गया बोना और लाल, बोना और लाल और बोना लाल, तो ये कितने हो गए 3, अनुपात ये 1 रहेगा, तो आपको बनेगा 9:3:3:1। ठीक है, सॉरी देखो यहाँ देखो, लंबा लाल 9, लंबा सफ़ेद 3, बोना लाल 3 और बोना सफ़ेद 1। अब आते हैं अपन जीन प्रारूप। जीन प्रारूप देखो, देखो 121 अनुपात 242 अनुपात 121, ये आपको याद रखना है, 121 242 और 121 सबके बीच में अनुपात। देखो अब कैसे आया, देखो यहाँ देखो लंबा लाल एक ही है, दोनों कैपिटल, दोनों बड़े और दोनों बड़े, ये 1 है। ठीक है, देखो ये 1 है, ये 2 हैं, तो 1:2, फिर ये 1 है तो 1:2:1, फिर 2 1 2 देखो सेम है, फिर 2:4 1 2 3 4 देखो सेम है, टी
टी बड़ा, टी छोटा, बड़ा छोटा, टी बड़ा, स्मॉल, कैपिटल स्मॉल, कैपिटल स्मॉल, कैपिटल स्मॉल, कैपिटल स्मॉल, कैपिटल स्मॉल। देखो 1 2 3 4, तो ये बन गया 242 और 121, आपको याद रखना है। तो लक्षण प्रारूप तो होगा आपका 9331, 9:3:3:1, और जो जीन प्रारूप है वो होगा 121, ये आप तो याद कर लो, 121:242, ठीक है, और अनुपात 121। ये है बस याद करने की ट्रिक, और कुछ भी नहीं है। तो याद कर लेना। आज का टॉपिक ख़त्म। धन्यवाद।